जो मूंछों की खेती के अनोखे विचार पर आधारित है। मुगल सल्तनत की शानो शौकत अपनी जगह थी, लेकिन बादशाह अकबर का दिमाग अपनी अलग ही दुनिया में चलता था। जब भी वे दरबार के कामकाज से ऊब जाते, तो अपने नवरत्नों की परीक्षा लेने के लिए कोई न कोई अटपटा सवाल दाग देते थे। सर्दियों की एक गुनगुनी दोपहर थी। शाही बागीचे में दरबार लगा था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में गुलाब की खुशबू थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर लेटे हुए अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। पास ही शाही माली पौधों में खाद डाल रहा था। माली को खाद डालते देख अचानक अकबर के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने अपनी मूंछों को उंगलियों से सहलाया और सोचा, बाल भी तो पौधों की तरह ही होते हैं। ये भी उगते हैं, बढ़ते हैं और कटते हैं। अगर पौधों को बढ़ने के लिए अच्छी खाद और पानी की जरूरत होती है, तो यकीनन मूंछों को भी होती होगी। बस फिर क्या था। अकबर ने तुरंत सीधे होकर बैठने का नाटक किया और गंभीर आवाज में बोले, दरबारियों। सारे दरबारी जो ऊँग रहे थे, हड़बड़ाकर सीधे बैठ गए। जी हुजूर। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम एक बड़ी समस्या पर विचार कर रहे हैं। हमारे राज्य में खेती-बाड़ी के लिए तरह तरह की खाद इस्तेमाल होती है, गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, लेकिन आज तक किसी ने मूंछों की खेती पर ध्यान नहीं दिया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दोप्याजा ने धीरे से पूछा, मूंछों की खेती? जहांपना कुछ समझा नहीं। अकबर ने कहा, अरे भाई, जैसे फसल को बढ़ने के लिए खाद चाहिए, वैसे ही मूंछों को भी तो घना और लंबा करने के लिए किसी खाद की जरूरत होगी। हमारा सवाल यह है कि मूंछों की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन खाद कौन सी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मूंछों में खाद? ये कैसा सवाल था? लेकिन बादशाह का सवाल था, जवाब तो देना ही था, वरना इनाम के बजाय सजा मिल सकती थी। अब शुरू हुआ चापलूसी का दौर। हर दरबारी खुद को दूसरे से ज्यादा अक्लमंद और बादशाह का वफादार साबित करने में जुट गया। पहला दरबारी हाथ जोड़कर, जहांपना, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मूंछें इंसान की इज्जत होती है और इज्जत अनमोल होती है। इसलिए मूंछों में सोने और हीरे का बुरादा, गोल्ड डस्ट, मिलाना चाहिए। इससे मूंछें न सिर्फ बढ़ेंगी, बल्कि रात के अंधेरे में भी चमकेंगी। अकबर ने सिर हिलाया। विचार तो शाही है, लेकिन क्या सोने से बाल बढ़ते हैं? दूसरा दरबारी, हुजूर, सोना तो धातु है। मेरी राय में मूंछों को कश्मीरी केसर और गुलाब जल का मिश्रण पिलाना चाहिए। इससे मूंछों में खुशबू आएगी और वे फूलों की तरह खिल उठेंगी। मुल्ला दोप्याजा, जो हमेशा खाने के बारे में सोचते थे, बादशाह सलामत। बाल प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए मूंछों की जड़ों में मुर्गे के शोरबे और बादाम के तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे मूंछें पहलवान की तरह तगड़ी हो जाएंगी। एक और दरबारी, जहांपना, मूंछें मर्दानगी की निशानी है, इसलिए इन पर शेर की चर्बी मलनी चाहिए। इससे मूंछें शेर की दहाड़ की तरह खड़ी रहेंगी। अकबर सबकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। कोई मोतियों का चूर्ण बता रहा था, तो कोई चंदन का लेप, लेकिन किसी के पास भी कोई तार्किक जवाब नहीं था। सब बस बादशाह को खुश करने के लिए महंगी से महंगी चीजों के नाम ले रहे थे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल एक कोने में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस जटिल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है? मूंछों के लिए सबसे अच्छी खाद कौन सी है? बीरबल आगे आए और झुककर सलाम किया। जहांपना, हमारे विद्वान साथियों ने बड़ी महंगी और नायाब चीजें बताई हैं, सोना, केसर, शेर की चर्बी, लेकिन अफसोस ये सब मूंछों की खेती के विज्ञान को नहीं समझते। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो तुम बताओ, तुम क्या समझते हो? बीरबल ने संजीदगी से कहा, हुजूर, मूंछों का स्थान कहाँ है? नाक के नीचे और मुंह के ऊपर, यानी ये मुंह की द्वारपाल, गेट कीपर है।
जो भी मुंह के अंदर जाएगा वो मूंछों से होकर गुजरेगा, या कम से कम उसकी महक तो मूंछों तक पहुंचेगी ही। तो अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। इसलिए महाराज, मूंछों की सबसे बेहतरीन खाद है देसी घी, मलाई और रबड़ी। देसी घी और रबड़ी? अकबर चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? ये तो खाने की चीजें हैं, खाद कैसे हुई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया। बिल्कुल जहांपना, यही तो तर्क है। जब कोई व्यक्ति रोज शुद्ध देसी घी के परांठे, मलाईदार दूध और लच्छेदार रबड़ी खाता है तो खाते समय उसका कुछ अंश अनजाने में मूंछों को भी लग जाता है। ये मूंछों को पोषण देता है, मॉइस्चराइज करता है। बीरबल ने एक ठहराव लिया और दरबारियों की ओर इशारा किया। और महाराज, दूसरा कारण यह है कि जो व्यक्ति इतना अच्छा भोजन खाता है वो खुश रहता है, सेहतमंद रहता है। और जब शरीर सेहतमंद होगा तो मूंछें अपने आप घनी और चमकदार होंगी। सूखे चने चबाने वाले की मूंछें तो बेचारी सूखी घास जैसी ही होंगी ना। इसलिए मूंछों की असली खाद अच्छा खान पान है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, मान गए। तुमने मलाई और रबड़ी का नाम लेकर हमारे मुंह में पानी भी ला दिया और सही जवाब भी दे दिया। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाया। ठहरिए महाराज, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। एक और विशेष खाद है जो मूंछों को सबसे ज्यादा बढ़ाती है, लेकिन वो बाजार में नहीं मिलती। अकबर ने हैरानी से पूछा, वो क्या है? बीरबल ने दरबारियों की ओर एक तिरछी नजर डाली और कहा, हुजूर, मूंछों की सबसे असरदार खाद है दूसरों की जलन और ईर्ष्या। वह कैसे? बीरबल बोले, जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो उसके विरोधी, जलने वाले, उसे देखकर जलते हैं। ये देखकर उस व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वह अपनी मूंछों पर ताव देता है। जितनी ज्यादा दुनिया जलेगी, आदमी उतनी ही ज्यादा अपनी मूंछों को ऐंठन, ट्विस्ट देगा। और बार बार ताव देने से मूंछों की कसरत होती है और वे शानदार हो जाती है। पूरा दरबार बीरबल के इस जवाब से सन्न रह गया। वे दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उनके चेहरे देखने लायक थे। बीरबल ने बिना नाम लिए उन पर करारा व्यंग्य कर दिया था। बादशाह अकबर हंसी के मारे लोटपोट हो गए। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। आज हमें महसूस हो रहा है कि हमारी मूंछें भी थोड़ी बढ़ गई है। शायद इन दरबारियों के ईर्ष्या भरे चेहरों को देखकर अकबर ने बीरबल को अपना मोतियों का हार उतारकर इनाम में दिया और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि खेती चाहे जमीन की हो या मूंछों की, उसे बढ़ाने के लिए सिर्फ संसाधनों के नहीं बल्कि सही माहौल और अकल की जरूरत होती है। उस दिन के बाद से दरबार में किसी ने मूंछों पर सोना या शेर की चर्बी लगाने की बात नहीं की, लेकिन शाम को सबने मलायर बड़ी जमकर खाई। कहानी की सीख, तर्क का महत्व। चापलूसी करने वाले हमेशा अव्यावहारिक और बेतुकी बातें करते हैं, जैसे मूंछों में सोना डालना, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हर चीज में तर्क और व्यावहारिकता ढूंढता है। सेहत ही असली सौंदर्य है। बीरबल ने सिखाया कि बाहरी दिखावे, सोना चांदी से ज्यादा महत्वपूर्ण अंदरूनी पोषण, अच्छा खान पान है। जड़ें मजबूत होंगी तो फसल या मूंछें अपने आप अच्छी होगी। आत्मविश्वास, दुनिया की ईर्ष्या को अपनी ताकत बना लेना ही एक सफल व्यक्ति की निशानी है। जब लोग आपसे जलें तो दुखी होने के बजाय अपनी मूंछों पर ताव दें और आगे बढ़ें। अकबर के दरबार में गूंगा जासूस और बीरबल की चाल। मुगल साम्राज्य का सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। शहंशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और देश विदेश की चर्चाएं चल रही थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। पहरेदार ने अंदर आकर सूचना दी, जहां पनाह, पड़ोसी मुल्क सुल्तानपुर के बादशाह ने अपना एक विशेष दूत आपके पास भेजा है। अकबर ने अनुमति दी। एक लंबा चौड़ा,
गठिले बदन वाला व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन चेहरे पर पत्थर जैसी गंभीरता। उसके साथ सुल्तानपुर का एक वजीर भी था। वजीर ने झुककर सलाम किया और एक पत्र अकबर को सौंपा। पत्र पढ़ने के बाद अकबर के माथे पर लकीरें उभर आई। उन्होंने पत्र बीरबल की ओर बढ़ाया। वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये हमारे मुल्क का सबसे बेहतरीन जासूस है। इसका नाम शेर खामोश है। इसकी खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा राजदार है। इसे पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं बुलवाया जा सकता। हमारे सुल्तान ने चुनौती दी है कि यदि आपके दरबार का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे अगले 3 पहर 24 घंटे के भीतर बोलने पर मजबूर कर दे, तो हम मान लेंगे कि मुगल सल्तनत सबसे अक्लमंद है। और अगर ये नहीं बोला तो आपको हमारे सुल्तान को 5000 सोने की अशर्फिया और बुद्धिमान होने का खिताब सौंपना होगा। अकबर को चुनौतियां पसंद थी, लेकिन ये चुनौती अजीब थी। वो जासूस दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। न पलक झपक रही थी, न होंठ हिल रहे थे। अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा। कौन है जो इस गूंगे जासूस की जुबान खुलवा सकता है? सबसे पहले मुल्ला 2 प्याजा आगे आए। उन्हें लगा कि जासूस को डराकर बुलवाया जा सकता है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जासूस की गर्दन पर रख दी। बोल, वरना अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा, मुल्ला ने कड़कती आवाज में कहा। जासूस के चेहरे पर शिकन तक न आई। वो जानता था कि एक दूत को मारना युद्ध का ऐलान होगा और अकबर ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुल्ला 2 प्याजा हताश होकर पीछे हट गए। इसके बाद दरबार के विदूषकों ने कोशिश की। उन्होंने तरह तरह के चुटकुले सुनाए, अजीबोगरीब शक्लें बनाई, यहां तक कि जासूस के कान के पास जाकर गुदगुदी भी की। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन जासूस के चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर भी न दिखी। वो पत्थर का बना हुआ लग रहा था। शाही रसोइये को बुलाया गया। दरबार में 56 भोग सजाए गए। कबाब, बिरयानी और मिठाइयों की खुशबू से दरबार महक उठा। किसी भी इंसान के मुंह में पानी आ जाए, लेकिन जासूस ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। अकबर का धैर्य अब जवाब दे रहा था। सूरज ढलने को था और जासूस ने अब तक मुंह तक नहीं किया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या हमारी सल्तनत की नाक इस गूंगे जासूस के आगे कट जाएगी? क्या तुम कुछ नहीं करोगे? बीरबल, जो अब तक शांति से मुस्कुराते हुए तमाशा देख रहे थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने जासूस को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बादशाह से बोले, जहांपनाह, यह आदमी वाकई बहुत ज्ञानी और संयमी है। जोर जबरदस्ती या लालच से इसका मुंह खुलवाना नामुमकिन है, लेकिन मुझे एक मौका दे। मैं इसे कल दरबार में बोलने पर मजबूर कर दूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली। ठीक है बीरबल, ये जासूस आज रात तुम्हारी मेहमानवाजी में रहेगा। बीरबल जासूस को अपने घर ले गए। जासूस मन ही मन खुश था कि उसने मुल्ला 2 प्याजा और बाकी दरबारियों को हरा दिया है। उसे लगा बीरबल भी उसे डराएगा या लालच देगा, लेकिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया। घर पहुंचकर बीरबल ने उसे एक आरामदायक कमरे में ठहराया, अच्छा खाना खिलाया, जिसे जासूस ने चुपचाप खाया और फिर उसे सोने दे दिया। जासूस हैरान था कि बीरबल कोई चाल क्यों नहीं चल रहे। अगली सुबह दरबार लगा। पूरा शहर ये देखने उमड़ पड़ा था कि क्या बीरबल इस गूंगे जासूस को बुलवा पाएंगे। जासूस दरबार में आया, वैसे ही मौन और गंभीर। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात इस जासूस की खामोशी का अध्ययन किया। मुझे पता चला कि ये प्राचीन मौन भाषा का जानकार है। ये बोलता नहीं है, लेकिन इशारों और सांसों के जरिए बात करता है। आज मैं इसके इशारों का अनुवाद, ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगा कि ये क्या कहना चाहता है। जासूस मन ही मन हंसा, बेवकूफ बीरबल, मैं तो कोई इशारा कर ही नहीं रहा। बीरबल जासूस के बगल में खड़े हो गए।
अचानक बीरबल ने जासूस के कंधे पर हाथ रखा और बादशाह से कहा, जहांपना। अभी अभी इसने अपनी बाईं आंख की पलक झपकाई। इनकी मौन भाषा के अनुसार ये कह रहा है कि। बीरबल रुके, थोड़ा झिझके। अकबर ने पूछा, क्या कह रहा है? बताओ बीरबल। बीरबल ने डरते हुए कहा, हुजूर, ये कह रहा है कि। मुगल बादशाह अकबर का पेट एक मटके जैसा है और उनकी मूछें चूहे की पूंछ जैसी लगती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जासूस की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोच रहा था, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो पलक भी नहीं झपकाई। लेकिन वो अपनी कसम के कारण चुप रहा। बीरबल ने फिर जासूस की ओर देखा, जैसे कि कोई अदृश्य बात सुन रहे हों। ओह, गुस्ताखी माफ हुजूर। बीरबल ने चौंकाते हुए कहा, अब इसने अपना अंगूठा हिलाया है। इसका मतलब है कि यह कह रहा है कि आपका दरबार पागलों का अड्डा है और आप, माफ करे जहांपनाह, यह कह रहा है कि आप उल्लुओं के सरदार हैं। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। इसकी इतनी जुर्रत! एक तो हमारे दरबार में खड़ा है और हमारा ही अपमान कर रहा है। जासूस के माथे पर पसीना आ गया। वो अभी भी चुप था, लेकिन उसका धैर्य टूट रहा था। बीरबल सरासर झूठ बोल रहे थे और बादशाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी बीरबल ने आखिरी दाव चला। बीरबल ने जासूस के कान के पास झुककर कुछ सुनने का नाटक किया और फिर जोर से चीख पड़े, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। जहांपनाह, ये दुष्ट जासूस अब अपनी हद पार कर रहा है। इसने अभी गहरी सांस ली, जिसका मतलब है कि यह आपकी बेगम साहिबा मलिका हिंदुस्तान के बारे में कह रहा है कि वो कानी और गंजी है और वो खाना नहीं बनाती बल्कि घोड़ों का चारा खाती है। ये सुनते ही अकबर ने अपनी तलवार खींच ली। खामोश, बहुत हुआ। जल्लाद, अभी इसी वक्त इस बदतमीज जासूस की जुबान काट दो और इसे खौलते हुए तेल में डाल दो। इसने हमारी बेगम की तौहीन की है। जल्लाद नंगी तलवार लेकर जासूस की तरफ दौड़ा। मौत को इतना करीब देखकर और बीरबल के भयंकर झूठ को सुनकर जासूस का सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये आदमी मक्कार है। मैं तो बिल्कुल चुप खड़ा था। बादशाह सलामत, आपकी बेगम बहुत खूबसूरत है। मैंने कुछ नहीं कहा। जासूस की आवाज से पूरा दरबार गूंज उठा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कबूतर भी मुंडेर से उड़ गए। जैसे ही वो बोला, दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर बीरबल जोर से हंस पड़े। रुक जाओ जल्लाद, बीरबल ने हाथ उठाकर कहा। अकबर भी अपनी तलवार म्यान में डालते हुए मुस्कुराने लगे। उनका गुस्सा गायब हो चुका था। बीरबल ने जासूस की ओर देखा, जो अब हाफ रहा था, और उसे एहसास हुआ कि क्या हो चुका है। जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा, शर्त यह थी कि इसे बुलवाना है, ये नहीं कि ये क्या बोलेगा। देखिए, ये कितनी साफ और बुलंद आवाज में बोल रहा है। जासूस ने अपना सिर झुका लिया। वो समझ गया कि बीरबल ने उसके अहंकार और जान के डर का इस्तेमाल करके उसकी चुप्पी तोड़ दी। उसे लगा था कि उसे यातना दी जाएगी, जिसे सहने के लिए वो तैयार था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके मुंह में झूठे शब्द डालकर उसे बोलने पर मजबूर कर देगा। सुल्तानपुर के वजीर ने आगे बढ़कर बीरबल के सामने सिर झुकाया। वाकई बीरबल, हमने सुना था कि तुम पत्थर से भी पानी निकलवा सकते हो। आज देख भी लिया। इंसान दर्द सह सकता है, लेकिन अपने चरित्र और राजा के सामने झूठा आरोप नहीं सह सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा तरीका खतरनाक था। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि ये वाकई मुझे उल्लुओं का सरदार कह रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मौन को तोड़ने का सबसे अच्छा हथौड़ा झूठा आरोप होता है। जब सत्य पर आंच आती है तो जुबान अपने आप खुल जाती है। सुल्तानपुर के जासूस ने अपनी हार मानी। अकबर ने उसे इनाम देकर विदा किया।
क्योंकि उसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। लेकिन जीत बीरबल की हुई थी। कहानी की सीख: बुद्धि बल से बड़ी होती है। जहां तलवार, डर और लालच काम नहीं आए, वहां बीरबल की चतुराई और मनोविज्ञान ने काम किया। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें। जासूस अगर बीरबल के उकसावे में न आता और शांत रहता तो शायद जीत जाता, लेकिन झूठे आरोपों पर उसका संयम टूट गया। अक्सर हम दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। समस्या का हल अलग तरह से सोचें। बीरबल ने सीधे रास्ते, दर्द देना के बजाय टेढ़ा रास्ता, झूठा अनुवाद चुना, जो उनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोच को दर्शाता है। अकबर ने खुश होकर बीरबल को अपना कीमती मोतियों का हार उपहार में दिया और दरबार एक बार फिर बीरबल की वाहवाही से गूंज उठा। कुएं की शादी। अकबर के राज्य की सबसे अजीब बारात और बीरबल की बेमिसाल बुद्धि। आगरा का दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा भरा हुआ था। मंत्री अपनी अपनी जगह खड़े थे। सेनापति कवच पहने तैयार था और अकबर बादशाह सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। वजह भी अजीब थी। पड़ोसी राज्य नागरगढ़ से आया एक राजदूत, जो अपने साथ ऐसी चुनौती लाया था जैसी न पहले सुनी गई थी न देखी गई थी। राजदूत ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह अकबर, हमारे महाराज का संदेश है। अकबर ने शांति से कहा, कहो, क्या संदेश है? राजदूत बोला, हमारे राज्य के कुएं की शादी आपके राज्य के कुएं से कराई जाए। दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ी। कोई हंसा, कोई खांसा, कोई कान में उंगली डालने लगा कि कहीं सुनने में गलती तो नहीं हुई। एक मंत्री से रहा नहीं गया, अरे, कुआ कोई आदमी है क्या जिसकी शादी होगी? राजदूत ने सीना तान कर कहा, हमारे यहां सब कुछ संभव है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, ये बात तो बहुत अनोखी है। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने राजदूत को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, राजदूत जी, शादी तो खुशी का अवसर होती है। दहेज क्या होगा? राजदूत झट से बोला, हमारे कुएं को आपकी ओर से रोज पानी मिलेगा और बदले में हमारा कुआं आपके खेतों को आशीर्वाद देगा। अब दरबार में ठाके गूंज उठे, लेकिन राजदूत ने गंभीर होकर कहा, अगर यह विवाह नहीं हुआ तो हमारे राजा इसे अपमान समझेंगे और युद्ध होगा। अब हंसी रुक गई। युद्ध का नाम सुनते ही दरबार का माहौल बदल गया। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ऐसी चुनौतियां तलवार से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं। राजदूत हैरान, सच में? अकबर मुस्कराए, हां, पर हमारी शर्तों पर। अगले ही दिन पूरे आगरा में ढिंढोरा पिट गया। राज्य के कुएं की शादी पड़ोसी राज्य के कुएं से होने जा रही है। लोग घरों से निकल आए। कोई हंस रहा था, कोई माथा पीट रहा था। बीरबल ने आदेश दिया कि कुएं को फूलों से सजाया जाए। कुएं के चारों ओर मंडप बना, शहनाइयों का इंतजाम हुआ और पंडित बुलाए गए। एक मंत्री ने बीरबल से पूछा, क्या सच में शादी होगी? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल होगी। ऐसी शादी जो इतिहास में लिखी जाएगी। शादी के दिन पड़ोसी राजा की ओर से संदेश आया, हमारा कुआं दूल्हा बनेगा, आपका कुआं दुल्हन। बीरबल ने तुरंत जवाब भिजवाया, हमारे कुएं की उम्र ज्यादा है, इसलिए वही दूल्हा बनेगा। विवाद शुरू हो गया। राजदूत गुस्से में बोला, कुएं की उम्र कैसे तय होगी? बीरबल बोले, जिस कुएं में पानी पहले आया वही बड़ा। अब दोनों राज्यों के लोग अपने अपने कुओं की तारीफ करने लगे। कोई कहे, हमारा कुआं मीठा है, कोई बोले, हमारा गहरा है। अकबर ने हाथ उठाकर शांति करवाई। बीरबल ने कहा, शादी से पहले एक रस्म होती है, दूल्हा दुल्हन का मिलन। राजदूत ने सिर हिलाया, ठीक है। बीरबल बोले, तो पड़ोसी राज्य का कुआं यहां लाया जाए। राजदूत चौंका, कुआं यहां लाया जाए? हां। बीरबल बोले,
वरना हमारा कुआं वहां कैसे जाएगा? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजदूत बोला, ये असंभव है। बीरबल ने तुरंत कहा, तो शादी भी असंभव है। राजदूत चुप। बीरबल ने आगे कहा, और एक बात, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक साथ रहते हैं, तो दोनों कुओं को एक ही जगह होना होगा। राजदूत के माथे पर पसीना आ गया। अगर कुएं नहीं आ सकते, बीरबल बोले, तो युद्ध भी नहीं आना चाहिए। अकबर जोर से हंस पड़े। राजदूत ने लौटकर अपने राजा को सब बताया। राजा ने सिर पकड़ लिया। हमने अकबर को मूर्ख समझा था। राजा बोला, पर वहां तो बीरबल बैठा है। अगले दिन संदेश आया, हम ये चुनौती वापस लेते हैं और मित्रता चाहते हैं। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुमने बिना तलवार उठाए युद्ध जीत लिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जो चुनौती मूर्खता से दी जाए, उसका उत्तर भी बुद्धि से देना चाहिए। कहानी की सीख, मोरल, अहंकार से दी गई चुनौती समझदारी से ही हराई जा सकती है। हर विवाद का हल लड़ाई नहीं, बुद्धि होती है, और जो असंभव मांगे वो खुद अपनी हार मांगता है। उस दिन आगरा में सिर्फ कुएं की शादी नहीं हुई, मूर्खता की समझदारी से विदाई हुई। 3 चालाक व्यापारी और बीरबल की उल्टी गिनती। क्या चालाकी हमेशा बुद्धि से बड़ी होती है? और क्या झूठ को सच की तरह गिनकर बेचा जा सकता है? फतेहपुर सीकरी के दरबार में घटी ये घटना हंसी, चतुराई और सीख से भरी हुई है। जहां 3 व्यापारी अपनी चालाकी पर इतराते थे और बीरबल ने सिर्फ उल्टी गिनती से उनकी सारी अक्ल सीधी कर दी। फतेहपुर सीकरी की एक सुनहरी सुबह थी। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ पास बैठे थे। दरबारी रोज की तरह आज भी किसी नए तमाशे की उम्मीद में थे, और वो तमाशा ज्यादा देर से नहीं आया। दरबार के द्वार खुले और 3 व्यापारी एक साथ अंदर दाखिल हुए। तीनों की चाल एक सी, चालाकी एक सी और बोलने का ढंग भी एक जैसा। कपड़े इतने चमकदार कि आंखें चौंधिया जाए, और चेहरों पर ऐसी मुस्कान जैसे सच और झूठ दोनों उनकी जेब में हों। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, हम दूर दूर के व्यापारी हैं और अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हैं। दूसरा बोला, हमारी गिनती सबसे सच्चे व्यापारियों में होती है। तीसरा बोला, अगर हमें जरा भी बेईमानी हो तो हमें दंड दिया जाए। दरबार में कुछ दरबारी मुस्कुरा दिए। बीरबल ने धीरे से आंखें मूंदी, मानो गिनती शुरू हो गई हो। अकबर ने कहा, इतनी सफाई? लगता है बात कुछ और है। बताओ, यहां क्यों आए हो? पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, हम चाहते हैं कि हमें शाही व्यापार का ठेका दिया जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, ठेका देने से पहले हिसाब देखना जरूरी होता है, और इनका हिसाब मुझे कुछ ज्यादा ही सीधा लग रहा है। तीनों व्यापारी हंस दिए। उसी समय दरबार में एक बूढ़ा किसान लाठी टेकता हुआ आया। कपड़े फटे हुए, चेहरा परेशान और आंखों में उम्मीद। किसान बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने तुरंत कहा, निडर होकर बोलो। किसान ने तीनों व्यापारियों की ओर इशारा किया। इन तीनों ने मुझे एक ही अनाज 3 बार बेचा, हर बार पूरा दाम लिया, लेकिन मेरी कोठरी आज खाली है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। तीनों व्यापारी एक साथ बोले, झूठ है, ये हमें बदनाम कर रहा है। हमने हर सौदा ईमानदारी से किया। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, हमने 3 अलग अलग दिनों में 3 अलग सौदे किए। दूसरा बोला, और हर बार पूरा अनाज दिया। तीसरा बोला, अगर किसान की कोठरी खाली है तो इसमें हमारा दोष नहीं। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, अब तुम बोलो। बीरबल ने किसान से पूछा, बताओ, सबसे पहले कौन सा व्यापारी तुम्हारे पास आया था? किसान बोला, ये तीसरा वाला। बीरबल ने सिर हिलाया। और उसके बाद? फिर दूसरा, और आखिर में पहला। तीनों व्यापारी मुस्कराने लगे। पहला व्यापारी बोला, देखा जहांपनाह,
3 बार सौदा हुआ, इसलिए 3 नाम है। बीरबल ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, जहांपना, आज मैं ये मामला सीधी गिनती से नहीं, उल्टी गिनती से सुलझाऊंगा। दरबार चौंक गया। बीरबल ने कहा, सबसे पहले आखिरी सौदे की बात करेंगे। तीसरे व्यापारी से पूछा गया, जब तुम आखिरी बार किसान के पास गए तब उसकी कोठरी में कितना अनाज था? तीसरा व्यापारी बोला, पूरा। बीरबल ने दूसरे से पूछा, और तुम जब गए थे? दूसरा बोला, तभी पूरा। अब पहले व्यापारी से पूछा गया, और तुम जब गए? पहला व्यापारी बोला, तभी पूरा। बीरबल मुस्कराए, अद्भुत, 3 बार पूरा अनाज दिया गया, फिर भी कोठरी खाली है। तीनों व्यापारी चुप हो गए। दूसरा व्यापारी बोला, शायद किसान ने बेच दिया होगा। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो पैसे कहाँ हैं? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, तीनों व्यापारियों की दुकानों से आज का अनाज मंगवाओ। तीनों व्यापारी घबरा गए, पसीना बहने लगा। अनाज आया। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, हर बोरी को पलटो। जैसे ही बोरियां पलटी गई, सबकी आंखें खुली रह गई। तीनों बोरियों पर एक ही निशान था, एक ही व्यापारी घर की मुहर। बीरबल बोले, जहांपना, यही है उल्टी गिनती का सच। आगे से देखो तो 3 व्यापारी, पीछे से देखो तो एक ही अनाज। अकबर हंस पड़े, तो तुम तीनों ने एक ही माल 3 बार बेचा? तीसरा व्यापारी सिर झुकाकर बोला, हमने सोचा था 3 लोग हैं, कोई पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल बोले, यही भूल थी। जब झूठ की गिनती बढ़ती है तो सच उल्टी गिनती से बाहर निकल आता है। अकबर ने सजा सुनाई, तीनों व्यापारी किसान को 3 गुना अनाज और दाम लौटाएंगे। फिर बीरबल बोले, और एक सजा और। तीनों व्यापारी 1 महीने तक दरबार में बैठकर बच्चों को गिनती सिखाएंगे, लेकिन हमेशा उल्टी गिनती से। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसान की आंखों में आंसू थे। जहांपनाह, आज समझ आया, ईमानदारी कम होती है, पर उसका वजन बहुत भारी होता है। बीरबल ने आखिरी बात कही, जो चालाकी में गिनती भूल जाए, वो एक दिन खुद ही गिना जाता है। मोरल, नीति शिक्षा, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच उसे गिनकर पकड़ ही लेता है। ईमानदारी सीधी होती है और बेईमानी हमेशा उल्टी गिनती में हारती है। बात कहने का सलीका। एक बार की बात है, शहंशाह अकबर गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्हें एक बहुत ही डरावना सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके मुंह के सारे दांत एक एक करके टूटकर गिर गए हैं, सिवाय सामने वाले एक दांत के। अकबर पसीने से लथपथ होकर हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सपना इतना अजीब था कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया। दरबार लगा। अकबर ने अपना सपना सुनाया और पूछा, विद्वानों, इस सपने का क्या मतलब है? क्या ये किसी मुसीबत का इशारा है? सभी ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उनके मुखिया ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यह सपना बहुत ही अशुभ संकेत है। अकबर ने घबराकर पूछा, साफ साफ बताओ, इसका क्या मतलब है? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, सारे दांत टूटने का अर्थ यह है कि आपकी आंखों के सामने आपके एक एक करके सारे रिश्तेदार और परिवार वाले मर जाएंगे, और वो जो एक दांत बचा है वो बताता है कि आप उन सब की मौत देखने के लिए अकेले जिंदा रहेंगे। ये सुनते ही अकबर को बहुत क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि ये ज्योतिषी उन्हें बद्दुआ दे रहा है। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, इस मनहूस ज्योतिषी को दरबार से बाहर निकाल दो और इसे कड़ी सजा दो। अकबर का मन अब और भी अशांत हो गया था। बादशाह की परेशानी देखकर किसी ने सुझाव दिया कि बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उन्हें भी अपना वही सपना सुनाया और उसका अर्थ पूछा। बीरबल ने कुछ पल सोचा,
उन्हें समझ आ गया कि सपना वही है और सच भी वही है, लेकिन उसे कहने का तरीका बदलना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, ये तो बहुत ही शुभ सपना है। आपको तो खुश होना चाहिए। अकबर हैरान रह गए। खुश? बीरबल, तुम होश में तो हो? सारे दांत टूट गए और तुम कह रहे हो शुभ है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जी महाराज, इस सपने का अर्थ है कि आप अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों में सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। ईश्वर ने आपको सबसे लंबी उम्र बख्शी है। आपके परिवार में कोई भी आपसे ज्यादा दीर्घायु नहीं होगा। ये सुनते ही अकबर का गुस्सा गायब हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुए। बात वही थी। अगर अकबर सबसे ज्यादा जिएंगे तो जाहिर है कि बाकी लोग उनसे पहले जाएंगे। लेकिन बीरबल ने मौत की जगह लंबी उम्र पर जोर दिया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को ढेर सारी अशर्फियां इनाम में दी और उस पहले ज्योतिषी की सजा भी माफ कर दी। कहानी की नई सीख। आमतौर पर इस कहानी से यह सीखा जाता है कि बीरबल चतुर थे, लेकिन आज के संदर्भ में इसका एक नया और गहरा मोरल है। शब्दों का चुनाव ही आपकी सफलता तय करता है। सकारात्मकता की शक्ति। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन उसे परोसने का तरीका मीठा हो सकता है। पहले ज्योतिषी ने ग्लास आधा खाली देखा, सब मर जाएंगे, जबकि बीरबल ने ग्लास आधा भरा देखा, आप सबसे ज्यादा जिएंगे। जीवन में भी अगर आपको किसी की आलोचना करनी है या बुरी खबर देनी है, तो उसे ऐसे शब्दों में दे जिससे सामने वाले का हौसला न टूटे। क्या कहना है, कैसे कहना है, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को प्रस्तुत करने का तरीका आना चाहिए। पहले ज्योतिषी के पास ज्ञान था, लेकिन बीरबल के पास कौशल था। दृष्टिकोण, स्थिति वही रहती है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया उसे समस्या या अवसर बना देता है। जुबान से निकला शब्द तीर की तरह होता है। अक्लमंद व्यक्ति सच को शहद में लपेटकर बोलता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति सच को पत्थर की तरह मारता है। अकबर, बीरबल और चीनी यात्री की बेआवाज पहेली। एक बार की बात है, दिल्ली में गर्मियों का मौसम था। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि चीन, चाइना से एक महान विद्वान और यात्री, जिनका नाम चांगली है, बादशाह से मिलने आए हैं। चांगली अपनी बुद्धिमानी और पहेलियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। वे दरबार में दाखिल हुए। उनकी वेशभूषा अजीब थी। रेशमी चोगा, सिर पर एक लंबी टोपी और हाथ में एक मोरपंख वाला पंखा। उनके साथ एक दुभाषिया, ट्रांसलेटर भी था। अकबर ने उनका स्वागत किया। चांगली ने झुककर सलाम किया और अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा, बादशाह सलामत। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। मैं चीन से एक पहेली लेकर आया हूं। अगर आपके नवरत्न इसका जवाब दे दें, तो मैं अपना ये कीमती हीरों जड़ा हुआ पंखा आपको तोहफे में दे दूंगा। और अगर न दे पाए, तो आपको मानना होगा कि चीनी दिमाग सबसे तेज है। चुनौती, दी रिडल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें चुनौती मंजूर है, पूछिए अपनी पहेली। चांगली ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और गंभीर आवाज में पूछा, वो कौन सी चीज है जो टूटती तो है, मगर उसके टूटने पर रत्ती भर भी आवाज नहीं होती, और न ही उसका कोई टुकड़ा जमीन पर गिरता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, कांच? नहीं, छन से आवाज आती है। लकड़ी? कड़कड़ करती है। मटका? धड़ाम से फूटता है। दरबारियों की मजेदार कोशिशें। सबसे पहले मुल्ला दोप्याजा आगे आए। उन्होंने सोचा कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मुल्ला ने कहा, हुजूर, इसका जवाब है रुई, कॉटन। चांगली हंसे, रुई टूटती नहीं, फटती है, और अगर धागा तोड़ो तो भी पट की आवाज आती है। ये गलत जवाब है। फिर सेनापति आगे आए। वे थोड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं अभी सबूत देता हूं। उन्होंने एक सूखी रोटी का टुकड़ा लिया और उसे जोर से तोड़ा। कड़कड़ की आवाज आई।
सेनापति ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। एक और दरबारी ने कहा, हुजूर, इसका जवाब है खामोशी, साइलेंस। जब खामोशी टूटती है तो कोई आवाज नहीं होती। चांगली ने सिर हिलाया, नादान। जब खामोशी टूटती है तो शोर शुरू होता है, यानी आवाज तो होती ही है। यह भी गलत है। अकबर अब परेशान होने लगे। विदेशी यात्री के सामने भारत की नाक कटने वाली थी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो कोने में खड़े मजे से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या हमारे राज्य की इज्जत का तुम्हें ख्याल नहीं? बीरबल की एंट्री और चालाकी। बीरबल आगे आए और अदब से बोले, जहां पनाह, हमारे मेहमान का सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब मैं बोलकर नहीं, बल्कि करके दिखाना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे चांगली जी का थोड़ा सहयोग चाहिए। चांगली अकड़कर बोले, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। बीरबल ने कहा, महाशय, आप दरबार के बीचों बीच आंखें बंद करके खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ आगे फैला लीजिए। मैं आपको भारत का सबसे कीमती लेकिन अदृश्य, इनविजिबल तोहफा देने वाला हूं। यह तोहफा इतना नाजुक है कि अगर गिरा तो टूट जाएगा। चांगली को लालच आ गया। उसने सोचा, शायद कोई कीमती जादुई चीज हो। वो आंखें बंद करके हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। बीरबल ने अपनी जेब टटोली, मुट्ठी में कुछ पकड़ा, जैसे कुछ है, और धीरे धीरे चांगली के हाथों के ऊपर ले गए। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान, ये बहुत भारी है, मैं इसे छोड़ रहा हूं। 1, 2, 3। बीरबल ने चांगली के हाथों पर अपनी खाली मुट्ठी रख दी और तुरंत हटा ली। चांगली को लगा कुछ गिरा। उन्होंने हड़बड़ाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने आंखें खोली, हाथ खाली थे। चांगली गुस्से में चिल्लाए, ये क्या भद्दा मजाक है? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे तोहफा दोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, शांत हो जाइए महाशय, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपको पता चला कि मैंने झूठ बोला तो आपको कैसा लगा? चांगली ने गुस्से में कहा, मुझे लगा कि मेरा भरोसा टूट गया, मेरी उम्मीद टूट गई। बीरबल ने जोर से ताली बजाई और बोले, बिल्कुल सही महाशय, अभी अभी आपका भरोसा टूटा और आपकी उम्मीद टूटी। क्या दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को इनके टूटने की खट पट या धड़ाम की आवाज सुनाई दी? पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, भरोसा, सपना और वादा, यही वो चीजें हैं जो जब टूटती है तो कान को कोई आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन इंसान के दिल में दर्द सबसे ज्यादा होता है। चांगली का मुंह खुला का खुला रह गया। वे बीरबल की हाजिर जवाबी और दार्शनिक गहराई से दंग रह गए। उन्होंने मान लिया कि बीरबल ने न सिर्फ पहेली बुझाई, बल्कि उसे साबित भी कर दिया। शर्त के मुताबिक चांगली ने अपना कीमती हीरों जड़ा पंखा बीरबल को भेंट किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि भारतीय मसालों की तरह भारतीय दिमाग का भी कोई मुकाबला नहीं। कहानी की सीख, दुनिया में कुछ चोटें दिखाई नहीं देती और कुछ टूटने की आवाजें सुनाई नहीं देती। भरोसा और रिश्ते कांच से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इनके टूटने पर शोर नहीं होता, बस खामोश दूरियां आ जाती है। बीरबल का रोना। हमेशा हंसने वाला बीरबल उस दिन क्यों रोया? क्या आपने कभी सोचा है, जो आदमी पूरे दरबार को हंसाता हो, जिसकी एक मुस्कान से बादशाह अकबर का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाता हो, वही बीरबल अगर अचानक रो पड़े तो बात कितनी बड़ी होगी? उस दिन फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। दरबार सजा था, नक्कारों की आवाज गूंज रही थी, मगर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल देर से आया, ये अपने आप में ही एक चमत्कार था। और जब वो आया तो न मुस्कान थी, न मजाक, नहीं वो चमकती आंखें। उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा था
जैसे किसी ऋषि ने मौन व्रत ले लिया हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या बात है बीरबल, आज तुम्हारी हंसी छुट्टी पर है क्या? दरबार ठहाकों से भर गया, मगर बीरबल बस चुप रहा। अकबर की हंसी थम गई। कुछ कहो बीरबल, बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा। आज तुम्हारी खामोशी डराने लगी है। तभी बीरबल ने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर संगमरमर के फर्श पर गिर पड़े। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल रो रहा है, ये कोई सपना तो नहीं? दरबारियों के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आकर बोले, मित्र, तुम मेरे दरबार की आत्मा हो। अगर तुम रो रहे हो तो कारण साधारण नहीं हो सकता। बीरबल ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, आज मुझे पहली बार अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी इंसानियत पर शर्म आ रही है। ये सुनते ही हंसी का माहौल पूरी तरह टूट गया। अकबर चौंक पड़े। ऐसा क्या देख लिया तुमने, बीरबल? बीरबल ने आंखें उठाई। आज सुबह मैंने एक ऐसी सच्चाई देखी जो हंसने वालों को भी रुला देती है और समझदारों को भी बेबस कर देती है। क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? अकबर ने पूछा। या किसी ने तुम्हें चुनौती दी? बीरबल ने सिर हिलाया। न अपमान, न चुनौती, बल्कि एक सवाल, जहांपनाह। ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर दे दिया तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, और अगर न दिया तो ये राज्य भीतर से सड़ने लगेगा। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने डर से आंखें झुका ली, तो किसी के चेहरे पर अजीब सी घबराहट उभर आई। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, वो सवाल क्या है, बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर न्याय देखने वाला ही अंधा हो जाए तो क्या अन्याय को अपराध कहा जा सकता है? ये सुनते ही दरबार में जैसे बिजली गिर गई। अकबर की आंखें फैल गई। तुम ये किसकी ओर इशारा कर रहे हो? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी खोली और उसमें रखी एक छोटी सी वस्तु अकबर के सामने रख दी। अकबर ने जैसे ही उसे देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। दरबार की दीवारें गवाह थी। ये रोना किसी कमजोरी का नहीं था, ये किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। पर वो वस्तु क्या थी? किससे जुड़ा था वो सवाल? और क्यों बीरबल ने कहा कि इसका सच सामने आया तो पूरा दरबार हिल जाएगा? क्या बीरबल उस दिन किसी और के अपराध पर रो रहा था, या आने वाले समय में किसी और को रुलाने वाला था? जारी रहेगा। क्या सच में बीरबल रोया था, या वो रोना भी एक चाल था? दरबार में रखी वो छोटी सी वस्तु देखकर अकबर का चेहरा पीला पड़ गया था। वो एक साधारण सी मिट्टी की सीटी थी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। इसमें डरने की क्या बात? सीटी तो बच्चे भी बजाते हैं। अकबर ने भारी आवाज में पूछा, बीरबल, ये तो एक मामूली सीटी है, इसमें ऐसा क्या है कि तुम रो पड़े? बीरबल ने आंसू पोंछे, और पहली बार उस दिन हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। जहांपनाह, यही तो समस्या है। जो चीज सबसे मामूली लगती है वही सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी होती है। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल बोला, आज सुबह मैं भेष बदलकर शहर की गलियों में घूम रहा था। कहीं हंसी थी, कहीं भूख, कहीं भजन, तो कहीं बहाना। तभी मैंने देखा, एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था, हाथ में यही सीटी लेकर। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर? जहांपनाह, वो बूढ़ा हर आने जाने वाले से बस एक सवाल पूछता था। जो सही जवाब देता उसे एक सिक्का देता, और जो गलत जवाब देता उससे कुछ नहीं कहता, बस ये सीटी बजा देता। दरबारी हंस पड़े। अरे, इसमें रोने की क्या बात? बीरबल ने आंखें तरेरते हुए कहा, आप हंस रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते उस सीटी की आवाज सुनते ही क्या होता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। जहांपनाह, बीरबल बोला। जैसे ही वो सीटी बजती, कुछ लोग सिर झुकाकर वहां से भाग जाते, कुछ गुस्से में उसे गालियां देते, और कुछ ऐसे थे जिनके हाथ कांपने लगते। अकबर का माथा सिकुड़ गया। क्यों? बीरबल मुस्कराया, अब की बार शरारती मुस्कान।
क्योंकि वो सवाल बहुत सीधा था। जहांपना। कौन सा सवाल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और जोर से कहा, अगर मौका मिले और कोई देख न रहा हो तो क्या आप हमेशा सही काम करेंगे? पूरे दरबार में जैसे किसी ने दर्पण टांग दिया हो। कुछ दरबारी खांसने लगे, कुछ ने पगड़ी ठीक करनी शुरू कर दी और एक मंत्री तो पसीना पोंछते पोंछते फिसल ही गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो दर्शन की बात हो गई, इसमें रोने जैसा क्या है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, रोना तब आया जब मैंने देखा सीटी ज्यादातर उन्हीं के सामने बजती थी जो अपने आप को सबसे ईमानदार बताते थे। अब दरबार में हंसी नहीं थी। एक मंत्री ने घबराकर कहा, यह सब झूठ है। बीरबल ने तुरंत पलटकर कहा, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। मंत्री चुप हो गया। अकबर हंसते हंसते बोले, तो इस बूढ़े का क्या हुआ? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अगले दिन वो बूढ़ा गायब था, लेकिन उसकी सीटी शहर के 3 अलग अलग हिस्सों में मिली। 3? अकबर चौंके। हां, बीरबल बोला, और तीनों जगह एक जैसी बात कही जा रही थी। जिसने सीटी सुनी वही सबसे पहले पकड़ा जाएगा। अब अकबर भी समझ गए ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें रोना इसलिए आया क्योंकि? बीरबल ने आंखें झुकाई। क्योंकि जहांपनाह, मुझे शक है वो बूढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं था। वो किसी को परख रहा था, और अब वही कोई दरबार के अंदर तक पहुंच चुका है। दरबार में सन्नाटा ऐसा छाया जैसे सांसें भी डर गई हों। अकबर ने धीरे से पूछा, तो अगला सवाल क्या है बीरबल? बीरबल ने सिर उठाकर कहा, अगला सवाल ये नहीं है कि दोषी कौन है। अगला सवाल यह है कि जब सीटी दोबारा बजेगी तो कौन भागेगा? और ठीक उसी पल दरबार के बाहर से सीटी की आवाज गूंज उठी। अब सवाल यह है, क्या वो बूढ़ा लौट आया है या किसी और ने उसकी जगह ले ली है? और क्या अगली सीटी अकबर के लिए है? जारी रहेगी। सीटी बजी और बीरबल हंस पड़ा। जैसे ही दरबार के बाहर से सीटी की आवाज आई, पी, पूरा दरबार ऐसे उछला जैसे किसी ने बिच्छू छोड़ दिया हो। कोई खंभे के पीछे छिप गया, कोई अकबर के सिंहासन के पीछे सरक गया, और एक मंत्री तो डर के मारे ऐसे कांप रहा था मानो उसे ठंड नहीं, सच्चाई लग गई हो। अकबर ने गंभीर होकर कहा, दारोगा, बाहर देखो कौन है। दारोगा बाहर गया और 5 ही पल में हंसता हुआ लौट आया। जहांपनाह, उसने कहा, बाहर तो बस एक बंदर है, मुंह में सीटी दबाए बैठा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तनाव ऐसा टूटा जैसे सूखी लकड़ी। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर देखा। तो जनाब, अब बंदर भी दर्शन देने लगे हैं। बीरबल जोर से हंस पड़ा। जहांपनाह, यही तो कमाल है, जब डर मन में होता है तो बंदर भी भूत लगने लगता है। दरबार फिर हंसने लगा, लेकिन कुछ चेहरे अब भी पसीने से चमक रहे थे। अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, इस सीटी का रहस्य क्या है? कभी बूढ़ा, कभी बंदर, ये खेल आखिर है क्या? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको एक खेल खिलाना चाहता हूं। खेल? अकबर की आंखों में चमक आ गई। बताओ, क्या खेल है? बीरबल बोला, आज दरबार में सच और डर की परीक्षा होगी। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। एक ने फुसफुसाकर कहा, काश आज छुट्टी ले ली होती। बीरबल ने एक टोकरी मंगवाई। उसमें से उसने वही मिट्टी की सीटी निकाली। नियम बहुत आसान है, बीरबल बोला। मैं एक एक दरबारी से एक सवाल पूछूंगा। जो दिल से जवाब देगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जवाब देते समय डर जाएगा। बीरबल ने सीटी मुंह में रखी। पी, उसकी पोल खुल जाएगी। बीरबल मुस्कराया। एक मंत्री बोला, यह तो नाइंसाफी है। बीरबल ने तुरंत कहा, तो फिर आप पहले क्यों डर गए? दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। पहला सवाल एक घमंडी दरबारी से पूछा गया,
अगर तुम्हें अकबर की गलती दिखे तो क्या तुम सच बोलोगे? दरबारी ने गला साफ किया। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बीरबल ने सीटी नहीं बजाई। ठीक है, उसने कहा, या तो तुम बहुत सच्चे हो या बहुत चालाक। अब सवाल दूसरे से। अगर तुम्हें रिश्वत मिले और कोई न देखे तो? दरबारी ने कहा, मैं राज्य के लिए। पी। सीटी बज गई। पूरा दरबार हंस पड़ा। वो दरबारी लाल होकर बोला, अरे, सीटी तो अपने आप बज गई होगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हां, जैसे तुम्हारा सच अपने आप बाहर आ गया। अब अकबर खुद हंस रहे थे। तभी एक बुजुर्ग मंत्री आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, मुझसे पूछो। बीरबल ने आंखें गड़ाकर देखा। अगर आज तुम्हारी सारी चालाकियां सबके सामने आ जाए तो क्या तुम शर्मिंदा होगे? मंत्री ने शांति से कहा, नहीं, क्योंकि जो मैं हूं वही हूं। सीटी नहीं बजी। दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। अकबर ने धीरे से कहा, तो बीरबल, तुम उस दिन रोए क्यों? बीरबल की हंसी थम गई। जहां पनाह, वो बोला, मैं इसलिए रोया क्योंकि मुझे पता चला सीटी किसी को डराती नहीं है। सीटी सिर्फ अंदर छुपे डर को बाहर लाती है। अकबर गंभीर हो गए। और बूढ़ा? बीरबल ने कहा, वो बूढ़ा कोई और नहीं था। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, वो बूढ़ा दरअसल एक परीक्षा थी, जो ये देखने आई थी कि इस दरबार में सबसे ज्यादा डर किसे लगता है, सजा से या सच से। अकबर ने आंखें सिकोड़ ली। और तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जहांपनाह, आज सुबह वही बूढ़ा मुझे शीशे में दिखाई दिया था। दरबार सन्न रह गया। अब सवाल यह है, क्या बीरबल खुद को ही परख रहा था या अगली परीक्षा अब अकबर की है? क्योंकि अगली बार सीटी अगर फिर बजी तो सवाल किसी और से नहीं, सीधे बादशाह से पूछा जाएगा। जारी रहेगा आखिरी सीटी, जब सवाल खुद बादशाह से पूछा गया। अगली सुबह दरबार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर, क्योंकि सब जानते थे आज खेल खत्म होने वाला है। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, मगर आज उनका चेहरा भी कुछ ज्यादा ही गंभीर था। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आया, हाथ में वही मिट्टी की सीटी। अकबर ने हल्के मजाक में कहा, क्यों बीरबल, आज फिर किसी को डराने का इरादा है? बीरबल हंसा, जहांपनाह, आज डराने का नहीं, डर खत्म करने का दिन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, कल तक इस सीटी से सब डरते थे, आज मैं चाहता हूं कि कोई भी न डरे। एक मंत्री हिम्मत करके बोला, और अगर डर लगे तो? बीरबल ने तुरंत कहा, तो समझ लेना, डर बाहर का नहीं, अंदर का है। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, आखिरी सवाल पूछो, जिससे ये कहानी खत्म हो जाए। बीरबल ने चारों ओर देखा और फिर अचानक अकबर की ओर मुड़ गया। दरबारियों की सांस अटक गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज का आखिरी सवाल आपसे है। अकबर मुस्कुराए। पूछो मित्र। बादशाह को सवालों से डर नहीं लगता। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर आज आपकी जगह कोई साधारण आदमी होता और वो गलती करता, तो क्या उसे वही सजा मिलती जो एक ताकतवर को मिलती है? पूरा दरबार पत्थर का हो गया। कुछ पल तक अकबर चुप रहे। इतनी खामोशी थी कि दिए की लौ भी कांपती दिख रही थी। फिर अकबर उठे, सिंहासन से नीचे आए और बीरबल के सामने खड़े होकर बोले, अगर ऐसा नहीं होता बीरबल, तो समझो बादशाह गलत है। और उसी पल सीटी नहीं बजी। बीरबल ने मुस्कुराकर सीटी जमीन पर रख दी। यही जवाब था, जहांपनाह, उसने कहा, और इसी जवाब के लिए मैं उस दिन रोया था। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि मैं डर गया था कि शायद ये जवाब कोई नहीं देगा।
लेकिन आज समझ आया, जब राजा सच से न डरे तो प्रजा को सीटी से डरने की जरूरत नहीं। अकबर जोर से हंसे। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, आज से ये सीटी दरबार में नहीं बजेगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाथ जहांपनाह, क्योंकि अब यहां डर की नहीं, समझ की आवाज गूंजती है। और उस दिन के बाद बीरबल फिर कभी रोया नहीं, क्योंकि उसने जान लिया था, सच अगर हंसते हुए कहा जाए तो डर खुद ब खुद रोने लगता है। मोरल, नीति, डर सवालों से नहीं होता, डर होता है अपने अंदर छुपे सच से। जो सच को स्वीकार कर ले, उसे किसी सीटी, किसी सजा और किसी ताकत से डर नहीं लगता।